हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे करें। ठीक है बच्चों, इस एक वीडियो में हम इस पूरे एक्सरसाइज को अर्थात 1.2 को फुल यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, एक एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर कर लेंगे। और इससे पहले के जो भी एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 1.1 हो, चाहे तो जो बेसिक थ्योरी जो मैं पढ़ाता हूँ वो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक प्ले लिस्ट बना दिया है, उस प्ले लिस्ट को जा करके आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, रिकॉर्डिंग में यही दिक्कत होता है कि मैं अच्छा खासा वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, ठीक है, इतने प्रश्न तक कर चुका था, तब जा करके मुझे ये दिखा है कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं किया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं जो पढ़ा चुका हूँ बस पेन चला दूंगा और आराम से हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 फुल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का, वो कहता है कि जो भी निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है ना बच्चों। और पहले प्रश्न का पहला पार्ट है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 140 को इस तरीके से आप यहाँ पे लिख करके तोड़ सकते हैं कि ये है हमारा 140, और इसको आप 2 से भाग लगाइए। सबसे पहले पहला जो अभाज्य संख्या है उससे भाग लगाने की कोशिश कीजिए। वैसे ये कोई लिखा लिखाया नियम नहीं है कि सबसे पहला अभाज्य संख्या से ही भाग लगाना है। आप चाहे तो डायरेक्ट 11 से भाग लगा सकते हैं, 17 से भाग लगा सकते हैं, जिससे मर्जी उससे भाग लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने में क्या हर्ज है, किसी ना किसी से कर सकते हैं तो 2 से कर लिया करो, ठीक है ना बच्चे। वैसे ये कोई नियम नहीं है, जब जरूरत हो आप 5 से भी कर सकते हो। तो 140 को जब आप तोड़ोगे तो आप पाओगे कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आएगा। आप तोड़ करके देख सकते हो, ये यहाँ पे 70 आएगा, फिर इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 35 आएगा, फिर इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 7 आएगा, और 7 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो 2 गुने 5 गुने 7 जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है बच्चों। अब चूंकि 2 जो है वो 2 बार है तो 2 का घात 2 लिख दिया, 5 एक बार है तो 5 का घात 1 लिखा गया, और 7 एक बार है तो 7 का घात 1 लिखा गया, और इस तरीके से ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट कहता है कि 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड जब हमने किया तो पाया कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आता है। अब चूंकि यहां पर भी 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 का घात 2 लिख दिए, बाकी 3 और 13 जो है वो एक एक बार आ रहा है, तो 3 का घात 1 और 13 का घात 1 लिख दिया मैंने, और हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना बच्चे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला पेज देखते हैं। अगला पेज देखने से पहले मैंने यहाँ पर कुछ लाइन लिखा था। हाँ जी, ये इसलिए लिखा था बच्चों क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मैंने कहा था कि अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए जो अभी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, तो आपको अपना एसआर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से मिलेगा? प्ले स्टोर पर मिलेगा, एसआर क्लासेस लिखना, आपको वहां पर ऐप दिख जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐप हैं, कौन हमारा ऐप है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं लिंक भेज दूंगा। या तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप एक काम करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलो, उसमें लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से सीधा सीधा डाउनलोड कर लो, वहां से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न था कि 3825 जो है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। मैंने यहां पर देखो तोड़ा है बच्चों, देखो अंतिम अंक मुझे 5 दिखा, इसलिए डायरेक्ट 5 से मैंने तोड़ा था जब मैं ये प्रश्न पढ़ा रहा था अपने जानते, ठीक है ना। मुझे जैसा लग रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो अच्छा खासा बोल बोल के मैंने रिकॉर्ड किया था यार ठीक ना। तो चलो ये है कि अंतिम अंक 5 देख करके मैंने डायरेक्ट 5 से भाग लगा दिया, और इस तरीके से आप तोड़ोगे तो आपको भी मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा कि हाँ जी कितने के बाद कितने से भाग लगाना है। तो मैंने यहां पर पाया कि 2 बार 5 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है, और 1 बार 17 आ रहा है, ठीक है। तो 2 बार 5 के लिए यहां पर 5 का घात 2 हो गया, 2 बार 3 के लिए 3 का घात 2 हो गया, और 17 चूंकि एक ही बार है तो 17 का घात 1 लिख करके हमने अपना काम चला लिया, और इस प्रश्न का उत्तर भी हो गया, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न जो था वो था 5005। इसे हमें क्या करना था? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। 5005 को जब मैंने भाग दिया तो पाया कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आता है, और सब एक एक बार आ रहा है, इसलिए सब का घात 1 1 1 1 लिख करके काम चला लिए, हमारा उत्तर हो गया, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद का जो प्रश्न है वो है कि 7429। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तभी हमारा जो ध्यान गया वहां पे कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ है, ठीक है ना बच्चों। यहां पे जस्ट मैंने उसे तोड़ा था। ये एक ऐसा संख्या है जो ना तो 2 से कट
कटता है, ना 3 से कटता है, ना 5 से, ना 7 से, ये डायरेक्ट जाकर के किससे कटता है बच्चों? 17 से कटता है। ठीक, हाँ, तो ये हो सके तो आप इस नंबर को याद रख लो कि अगर कभी ये प्रश्न आ जाए 7429 तो इसको डायरेक्ट 17 से कट करना है, क्योंकि ये 17 से पहले किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों? ओके, तो 17 से जब मैंने इसको कट किया तो ये 437 बार में कट हुआ। फिर ये 437 जो है वो 19 से विभाजित होता है। 19 से छोटा कोई भी संख्या से विभाजित ही नहीं होता। और ये 19 से कितनी बार में विभाजित होता है बच्चों? तो 23 बार में विभाजित होता है। और 23 जो है वो खुद से विभाजित होगा, यानी कि 23 से ही विभाजित होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 17 गुने 19 गुने 23, और सब एक एक बार है, तो आप चाहें तो इसके घात के रूप में भी लिख सकते हैं कि 17 का घात 1, 19 का घात 1 और 23 का घात 1। और ये रहा हमारा फाइनल उत्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी हो गया यार ये प्रश्न, समझाने के टाइम पे तो मैंने बहुत पढ़ाया था, मतलब इससे पहले जब रिकॉर्ड कर रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों की, तो बच्चों ऐसा है कि आज जो मेरा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है ना वो बहुत परेशान कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी मैंने पूरा पढ़ा दिया, तब पता चला कि रिकॉर्डिंग जो है वो एक बार फिर से बंद हो चुका था। तो बच्चों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। कितना मैंने घेर घेर के पढ़ाया है यार, आज रिकॉर्ड करने में ना बहुत मेहनत लग रहा है। तो तुम लोगों को वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। 2-2 बार एक ही चीज़ को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, और बार बार स्क्रीन देखना पड़ रहा है कि हाँ जी चालू है कि नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। ठीक है ना? फिलहाल मैं अकेले हूँ बच्चों, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है यार। ठीक है ना? सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो और बच्चों देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रश्न देख लेता हूँ। प्रश्न कहता है कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए और उसके बाद जांचिए कि वो दोनों संख्याओं का जिनका आप LCM और HCF निकाल रहे हैं, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है या नहीं। थ्योरी वाले क्लास में मैंने सिखाया था कि हाँ जी ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों क्या है, तो संख्या सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें दिया हुआ है, पहला संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91। हमें इसका क्या निकालना है? LCM और HCF निकालना है। बहुत सारे मेथड हैं, आप जिस मेथड से भी निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जो भी आप सीखे हैं आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें बताया ही नहीं गया है कि किस मेथड से निकालना है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है? वो ये बनता है कि इस चैप्टर में जिस मेथड से हमें सिखाया गया है LCM और HCF निकालने के लिए, उसी मेथड का इस्तेमाल करें। और खास करके इस एक्सरसाइज में अंक गणित का जो मूलभूत प्रमेय है उससे आधारित प्रश्न है बच्चों। तो क्यों ना हम उसी के ये से मतलब फॉर्मूले से निकालें, उसी के तरीके से निकालें। तो हमने यहाँ पे अंक गणित का जो मूलभूत प्रमेय है बच्चों उससे निकालने का कोशिश किया है। 26 को तोड़ा 2 गुने 13, उसके बाद 91 को तोड़ा 7 गुने 13। और जो LCM जो होता है वो क्या होता है? तो इन दोनों में जो बड़ा घात वाला कॉमन संख्या है पहले उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो शेष बच गई संख्याएं हैं उनको लिखेंगे, और लिखने के बाद गुना कर देंगे। ठीक है बच्चों? तो यहां पर कॉमन संख्या तो केवल एक ही था, वो था 13, और दोनों में सिंगल सिंगल घात था, यानी एक ऊपर 13 का घात 1 है, नीचे भी 13 का घात 1 है, तो एक ही 13 लिखा गया यहाँ पे। उसके बाद पहले वाले ये से 2 आया और दूसरे वाले ये से 7 आया, गुना मारे तो 182 आ गया। ठीक है बच्चों? तो हमारा LCM हो गया 182। बात करें HCF का, तो HCF क्या होता है? तो कम घात वाला उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। तो इन दोनों में सबसे पहले तो ये देखिए कि उभयनिष्ठ कौन है, वो है 13। उसके बाद ये देखिए कि इन दोनों में से घात किसका कम है, तो दोनों का ही घात 1-1 है, तो किसी को भी यहां पर लिख लो, वो तो 13 ही आएगा। तो यहां पे 13 आ गया। तो मेरे पास LCM भी है और HCF भी है। अब हमसे कह रहा है कि जांच करके बताओ। हमें जांचना ये है बच्चों कि A इंटू B जो है वो बराबर है LCM गुने HCF का। तो मैंने कहा कि LHS से चलते हैं, पूरा विधिवत चलते हैं जी। LHS में ये है और RHS में ये है। LHS में A इंटू B निकालते हैं, 26 गुने 91 किए, वो 2366 आया है बच्चों। उसके बाद RHS अर्थात इसको हल किया, तो 182 गुने 13 किया, वो भी 2366 आया है। तो हमने पाया कि हमारा जो LHS है और RHS है वो दोनों क्या है जी? बराबर हैं। बराबर हैं तो प्रूव हो गया, जांच हो गया है ना बच्चों? यही तो जांच करना था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि 510 और 92 इन दोनों का क्या निकालो जी? LCM और HCF निकालो, और निकालने के बाद वही जांच वाला जो क्रिया है वो करो। तो 510 को मैंने यहां पर तोड़ा है 2
2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 में। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से 92 को तोड़ा 2 गुने 2 गुने 23 में। यहां पर सब जो है वो एक एक बार आ रहा था, तो सब का घात 1 1 1 लिखा गया। यहां पर 2 जो है वो 2 बार आया है, तो 2 का घात 2 और 23 का घात 1 ही रह गया है। ठीक है ना बच्चों। बात करें HCF का। HCF क्या कहता है कि जो उभयनिष्ठ संख्या है कम घात वाला, उसको लिखिए और गुना कर दीजिए अगर वो 1 से अधिक हो तो फिलहाल यहां पर उभयनिष्ठ कौन है बच्चों, तो इसमें और इसमें हमने देखा तो पाया कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो कम घात वाला कौन है, इसका घात 2 है और इसका घात 1 है, तो एक घात वाला लेंगे यानी कि 2 आया। एलसीएम क्या होता है, अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल इनटू दे करके बाकी की जो संख्याएं बच गई हैं उनका भी गुणनफल। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले तो अधिक घात वाला उभयनिष्ठ में था 2, अधिक घात वाला कौन हो जाएगा, 2 का पावर 2, ये अधिक घात वाला है, ये कम घात वाला है। उसके बाद ऊपर से 3 5 और 17 बचा हुआ था, तो 3 5 17 लिख दिए। नीचे से ये वाला 23 था, 23 लिख दिए, गुना मारे 23,460 आया है बच्चों। ये गुना मैंने कैलकुलेटर की सहायता से किया है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं लगाना है, ठीक है ना, आप लोगों को गुना करना है। इस प्रश्न में कुछ है नहीं, ठीक ना। तो ये प्रश्न पूछा क्यों है, तो इसीलिए पूछा है कि आप कितना मेहनत कर करके गुना कर लेते हैं। ठीक, हाँ, इसीलिए। अब मेरे से तो मेहनत नहीं करवाएगा ना, हम तो भाई पढ़ लिए जो पढ़ना था, है ना, जिस भी तरीके से पढ़ करके पास होना था हो गए हैं बच्चों। अच्छा, बात करते हैं जांच का। तो A इंटू बी को हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है LCM गुने HCF के। LHS से चलते हैं जी, A इंटू बी निकालते हैं, इन दोनों को 46,920 आया है गुना करने पे। उसी तरीके से RHS यानी कि LCM और HCF का जब गुना किया वो भी 46,920 आया है, तो LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, और हमारा काम खत्म हो गया कि हाँ जी जांच भी हो गया और LCM HCF दोनों निकाल भी दिए। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है 336 और 54। हाँ, 336 है और कितना है बच्चों, 54 है। ठीक है ना। आइए तो हम लोग देख लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहता है कि 336 एंड 54। रिकॉर्डिंग रुका तो नहीं है ना, नहीं चल रहा है, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, सबसे पहले इस 336 को तोड़िए, ब्रेक कीजिए। यहां पे तोड़े 336 को 2 से तोड़ेंगे, 2 इकाई 2, ये 13 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, और ये 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 2 से तोड़ेंगे, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, फिर 2 से 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लग रहा है यार, तो ये 21 दूनी 42 होता है। 3 से लगेगा तो 7 आएगा, 7 से लगाएंगे तो 1 आएगा। 2 जो है वो 4 बार लिखा आया है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 का घात 4 इंटू दे करके 3 एक बार है तो 3 का घात 1, और 7 भी एक बार है तो 7 का घात कितना लिख देंगे बच्चों, 1 लिख देंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस 54 को भी ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो 54 को क्या हो जाएगा, यहां पे तोड़े, ये रहा हमारा 54। इसको 2 से तोड़ेंगे तो 27 दूनी 54 होता है ना जी। हाँ, अब ये 3 से टूटेगा तो 9 तिया 27, फिर 3 से टूटेगा तो 3 तिया 9, 3 से टूटेगा तो 1। तो 2 जो है वो 1 बार है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 जो है ना ये 3 बार है, तो 3 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं HCF का। तो HCF कितना आएगा बच्चों, आप चाहो तो ब्रैकेट दे करके ये और ये दोनों लिख सकते हो, जैसे लिखने का तरीका होता है। कैसे भाई, एक बार लिख ही दे क्या, तो ऐसे कि 336 और कॉमा दे करके 54। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो कम घात वाला उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ कौन है, तो 2 भी उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। ऊपर में 2 का घात 4 है, नीचे में 2 का घात 1 है, तो कौन सा ले, तो कम घात वाला। HCF में कम घात वाला लेना होता है, तो नीचे वाला ले लिया, 2 का घात 1 ले लिया। 3 भी कॉमन है बच्चों, लेकिन नीचे में 3 का घात 3 है, ऊपर में 3 का घात 1 है, तो कम घात वाला कौन हो जाएगा, 3 का घात 1 हो जाएगा। अब देखो 2 का घात 1 2 ही होता है, 3 का घात 1 3 ही होता है, तो 2 और 3 को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि HCF जो है ना वो 6 आया है। अब हम बात कर लेते हैं LCM का। तो LCM कितना हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ घात वाला, सॉरी बड़ा घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। तो 2 जो है वो कॉमन है, लेकिन बड़ा घात कितना है, तो 2 का घात
4। उसके बाद 3 कॉमन है, बड़ा घात कितना है तो 3 का घात 3, और उसके बाद जो बच गया वो, तो ऊपर में कौन बच गया है 7। नीचे में भी कोई है क्या, नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 2 का घात 4 कितना होता है बच्चों, तो 2 को 4 बार लिखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये 16 हो जाएगा। 3 का घात 3 जो होता है ना, ये 27 होता है, और फिर इनको क्या कर देना है, गुना कर देना है 7 से। आप चाहें तो इसको गुना कर सकते हैं, मैं सीधा सीधा कैलकुलेटर लगाऊंगा क्योंकि आज मेरे साथ बहुत हादसा हो गया है, मैं बहुत ज्यादा गुना नहीं करने जा रहा। 27 लगा दो और फिर 7, ये 3024 आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, 3024। वैसे मैं भी ये से ही करता हूं गुना, तुम लोगों के साथ साथ ही बोर्ड पर लिख करके ही करता हूं, लेकिन आज नहीं रिस्क लूंगा, क्या पता चले कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा हो, ठीक है। वैसे फिलहाल हो रहा है, ओके। हाँ, ये गलत हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है। इरेजर ने, ये हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों जब निकाल लिए हैं, तो आइए जांच कर लेते हैं। जांच किस चीज की करनी है, तो ए इंटू बी जो है वो बराबर है कि नहीं, किसके, तो एच सी एफ गुने एल सी एम का। एलएचएस से चलते हैं, यानी कि ए इंटू बी को पहले देख लेते हैं। ए के स्थान पर कितना है बच्चों, 3 3 6, और बी के स्थान पर कितना है बच्चों, 54 है। आप इसको गुना अगर आप ये से करने जाओगे अच्छा खासा समय लगेगा, मुझे तो इसी से करना है ना। 336 गुने 54 है, लिख दिया 18,144, 18,144। और इसी तरीके से अगर हम आरएचएस देखते हैं बच्चों, तो आरएचएस कितना हो जाएगा, आप लोग कभी भी कैलकुलेटर से नहीं करोगे, ठीक है ना, और आगे दिन से मैं भी नहीं करूंगा। आज इसलिए कर ले रहा हूं ना क्योंकि आज बहुत बार हादसा हो गया यार मेरे साथ। यहाँ पे कितना है, 30 24 है ना, 30 और 24, इनको गुना कर लो। चलो ये तो मुंह से ही हो जाएगा, आइए कर लेते हैं। 6 चके 24 का 4 हाथ में रह गया 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हाथ में 1 रह गया, ये 0 हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा, 6 तिया 18। चलो ठीक है, ये आ गया। तो हमने यहां से पाया कि हमारा जो एलएचएस है ये किसके बराबर है बच्चों, आरएचएस के बराबर है। तो यहाँ पे जो जांच करने के लिए कहा था हमने वो भी कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और, अच्छा अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी तक हमने उसी विधि को अपना करके काम किया है, 12 15 और 21। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों 12 15 और 21। हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आइए लिखेंगे सॉल्यूशन। 12 12 को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3, और आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि 2 का घात 2 और गुने 3 का घात 1। ये कैसे लिख दिया भैया, तो ये देखो ऐसे लिखा कि ये है हमारा 12, ये क्या है बच्चों 12 है, और इसको हम तोड़ने गए तो 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, तो 2 गुने 2 गुने 3। अब ये मन में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो मैंने मन ही मन में कर लिया था इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया। उसी तरीके से ये 15 है बच्चों, तो 15 को 3 5 15 नहीं लिख सकते हैं क्या जी, तो 3 और गुने 5 15, यही तो टूटेगा, लिख करके भी तोड़ेंगे तो यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का घात 1 और 5 का घात 1। इसी तरीके से 21 है बच्चों, तो 21 को आप क्या लिख सकते हो, हाँ 3 गुने 7 लिख सकते हो, इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 1 गुने 7 का घात 1 हो जाएगा। अब HCF की अगर हम बात करें बच्चों, तो HCF किसका किसका, आप देखो इस तरीके से लिखोगे है ना, अच्छा लगता है, 15 और 21 का HCF, ठीक है बच्चों। कितना आएगा, तो कम घात वाला उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले तो उभयनिष्ठ देखो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 3 कॉमन है। तो सबसे कम घात वाला किस में है, इसमें 1 घात है, इसमें भी 1, अरे ये सब में 1 ही है, तो यही 3 हमारा जो है ना वो क्या हो गया, HCF हो गया, क्योंकि और कोई कॉमन है ही नहीं। 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं, 7 इसमें है तो उन दोनों में नहीं है। कॉमन होना चाहिए, सब में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं एलसीएम का। तो एलसीएम
ये क्या होता है बच्चों? तो अधिक घात वाला उभयनिष्ठ संख्या। तो उभयनिष्ठ जो है वो 3 है और घातवाद का इसमें कोई चक्कर है नहीं, ठीक ना, सब पे घात एक ही है। उसके बाद जो बच गया उसको भी लिख देना है। तो ऊपर में कौन बच गया? 2 का घात 2, लिख दो यार 2 का घात 2। इसमें बीच वाले में कौन बच गया है? 5 का घात 1, तो इसको भी लिख दो 5 का घात 1। और नीचे में कौन बच गया है? 7 का घात 1, उसको भी लिख, ठीक है ना। तो 3 का घात फिलहाल ये 1 है, तो ये 3 रह जाएगा। 2 का घात 2 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। अब इसको गुना मारो तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 छके 20 या 60, और 60 को 6 से करेंगे तो 7 छके 42 होता है, 420। बड़ा खतरनाक आंसर आ रहा है जी, ठीक है। आप लोग गुना कर लेना, देख लेना, हो सकता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया हो, कोई एरर आ गया हो, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होते रहता है, मेरे से भी कभी कभी हो जाता है, आप लोगों से होता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों, बस केवल यही करना था और कुछ नहीं करना था। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वो है 17, 23 और 29। कितना है बच्चों? 17, 23 और 29। ओके, इसका सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है 17, 23 और इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आइए लिखते हैं सॉल्यूशन। 17 को क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहां पे एक चीज सीखो, जब अभी तक हम किसको तोड़ रहे थे? 6 को, तो 6 को लिखते थे 2 गुने 3, लिखते थे 10 को तो लिखते थे 2 गुने 5। तो क्यों लिख पा रहे थे? क्योंकि वहां पर 2 गुणनखंड हमें मिल जा रहा था जो कि 1 से अलग था, है ना। 1 से अलग का मतलब गिनती वाला 1 से अलग, ठीक। लेकिन यहां पर 2 गुणनखंड आपको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या, तो इसको आप लिखोगे 1 गुने 17, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से 23 को क्या लिखोगे? ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुने 23। और 29 को क्या लिखोगे बच्चों? तो इसको लिखोगे 1 गुने 29, ठीक। अब आ जाइए HCF में, तो HCF ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो जो तीनों में उभयनिष्ठ है, वैसे आप लोगों को मोटा मोटी एक बात याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है बच्चों? 1 होता है, ठीक है ना। देखो तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है? तो एक ही तो है तीनों में, बाकी पहले वाले में 17 है, बीच वाले में 23 है और लास्ट वाले में 29 है, कोई कॉमन नहीं है। उसी तरीके से अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हो जाएगा कि 17 गुने 23 और गुना दे करके 29। जो भी आंसर आता है वही आपका आंसर है, इस डब्बे में लिख करके मुझे कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों। अब मैं इतना मेहनत नहीं करूंगा यार, हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है 8, 9 और 25, इसका निकालो। क्या है बच्चों? इसी का थर्ड है या फोर्थ, कौन सा पार्ट है? ये थर्ड पार्ट है। क्या है बच्चों? 8, 9 और 25। हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आइए सॉल्यूशन में आ जाइए। 8 को आप क्या ही लिख पाओगे? 8 को लिखोगे कि 2 गुने 2 गुने 2, आप तोड़ लेना साइड में जैसे कि मैंने सिखाया है, 2 का घात 3 आएगा। उसी तरीके से 9 को क्या लिख पाओगे बच्चे? तो 3 गुने 3 लिख पाओगे, तो ये 3 का घात 2 आएगा। और 25 को आप क्या लिख पाओगे? तो इसको लिखोगे 5 गुने 5, यानी कि 5 का घात 2, ठीक। अच्छा, तो यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि ये तीनों जो है ना वो अलग अलग है। तो HCF कितना है बच्चों? HCF कितना है? तो इसके साथ गुना में कितना है? 1 है, इसके साथ 1 है और इसके साथ 1 है। जब कॉमन नहीं मिलने लगे ना तो सबके साथ गुना में 1 लिख दिया करना, ठीक है ना, और वही कॉमन हो जाएगा। तो HCF कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। लेकिन LCM कितना हो जाएगा? तो जो कॉमन है बड़ा घात वाला उसको लिखो, तो कॉमन तो कुछ है ये नहीं है, ठीक है। हाँ, 1 लिखे थे, 1 लिखने से यहां पर कोई फायदा है नहीं क्योंकि गुना में और भी संख्याएं आने वाली हैं। ओके बच्चों, तो उसके बाद जो बच गया वो सबको लिख दो। तो ऊपर में कितना है? 2 का घात 3, ये वाला बचा हुआ, तो उसको डायरेक्ट 8 लिख दें, एक लाइन बचा लेते हैं। 3 का घात 2, इसको 9 लिख देते हैं, और 5 का घात 2, इसको 25 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25 चके 100 होता है, तो 25 8 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 9 दूनी 18 और उसमें 100, लगभग इतना के करीब होगा। आप लोग गुना कर करके देख लेना, ठीक है बच्चों। मेरा तो यही ख्याल है कि इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है? 200, और उसको 9 से गुना मारेंगे तो 1800, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सभी को?
समझ आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा। देखो बच्चे, आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है और ज्यादा कुछ नहीं। कहता है कि HCF है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि HCF और क्या 306 और 657, क्या है बच्चों 306 और 657, यही है ना। ओके, ये दिया हुआ है, ये 9 के बराबर है। तो हमें ज्ञात क्या करने को कहा है कि एलसीएम ज्ञात करो। क्या करो बच्चों, कहता है कि एलसीएम क्या होगा ये बताओ। ठीक है, ओके, जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है और जो ज्ञात करना है वो भी लिख लिया है। सॉल्यूशन देखो बच्चे, HCF किसका किसका, इसका और इसका, यानी यही वो दो संख्या है जिसका HCF वो है। मतलब ये बीच में जो दिया गया है ना, यही संख्या है। ठीक है बच्चों, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया 306, B इज इक्वल टू कितना हो गया 657 और HCF बराबर कितना हो गया बच्चों, ये है 9। ठीक ना, और HCF हमें LCM हमें ज्ञात करना है कि LCM कितना। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े ही है ना। क्या पढ़े हैं कि A इंटू बी बराबर क्या होता है LCM गुने HCF। अब आप ही बताओ, मान रख दो यार, ज्यादा इतना पेचीदा नहीं करते हैं। B का मान कितना है 657 है, LCM हमें नहीं पता, x मान लो थोड़ी देर के लिए, HCF कितना है 9 है। तो इस x का वैल्यू कितना होगा, इस 9 को इधर लेकर के आओ, 9 इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 306 गुने 657 और बटे में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इस तरफ क्या बचेगा x बचेगा। अब आप इसे कट कर लीजिए, कितना 9 तिया 27 और 9 चके 36 कट जा रहा है पूरा पूरा। ये से ये कितना बार में कटेगा 9 तिया 27, 3 बचेगा, 3 में जाके 6 सट जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 9 चके 36 होता है। अब आप गुना कर लो तो कितना आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया है बच्चों, ये आ गया है 34 और गुना दे करके 6 5 7, और ये x कुछ और नहीं है LCM है। जो भी आता है इस डब्बे में लिखो और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, बस यहां पे ये जो प्रश्न देने का औचित्य था वो केवल इतना था कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, ये चेक करना चाह रहा था, बस ये वाला। और आप ये समझ पाते हैं कि नहीं कि वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, A और B कौन कौन सा है। ठीक है ना, तो अगर आप इन दोनों को पहचान लिए A और B को, और फॉर्मूला भी आपको याद है, तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न है बच्चा 5वां नंबर का प्रश्न, वो भी देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 और तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच करके बताइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n जो है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। ओके, प्रश्न को समझिए। कहता है बच्चों कि एक संख्या है 6 का पावर n, जहां पर n के जगह पर आप कौन कौन से मान रख सकते हैं, तो n के जगह पर आप प्राकृत संख्याओं रख सकते हैं, यानी कि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। पहले प्रश्न को समझा देते हैं। तो अगर हम n के जगह पर 1 रखते हैं तो ये 6 आएगा, n के जगह पर अगर हम 2 रखते हैं तो ये 36 आएगा, n के जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो फिर से कुछ ना कुछ यहाँ पे एक संख्या आएगा। तो कह रहा है कि ये जो अंतिम अंक है ना, क्या कभी 0 हो सकता है किसी भी n का कोई भी मान के लिए, है ना। n के जगह पर मान लो 1 लाख रखें, तब क्या ऐसा होगा कि इसका जो अंतिम अंक होगा सॉल्व करने के बाद वो 0 होगा। तो देखो बच्चे, अंतिम अंक 0 होने के लिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 होने के लिए, देखो अंतिम अंक 0 किसका है 10 का है, तो इसका गुणनखंड करके देखो ना, 2 गुने 5 है। अंतिम अंक किसका है 20 का है, तो इसका गुणनखंड करोगे ना तो 2 गुने 5 और गुने फिर से कितना हो जाएगा 2। मतलब कि जब भी आप अंतिम अंक 0 देखोगे तो आप पाओगे कि उस संख्या के ये में गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी है। जब तक 2 और 5 नहीं रहेगा उसके गुणनखंड में, तब तक वो संख्या का अंतिम अंक 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है ना बच्चों, तो यहां पे अंतिम अंक 0 करवाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
देखेंगे, लिखेंगे कि 6 का पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे हो सकता है क्या कि 3 इंटू 2 का पावर n, हम लिख दिए इसको तोड़ करके 6 को। तो यहां हमने पाया कि 6 का जो गुणनखंड है उसमें केवल 3 और 2 है, तो लिखेंगे कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 हैं, जबकि जबकि अंतिम अंक 0 होने के लिए, अंतिम अंक इसमें लिखना ज्यादा है, अंक शून्य होने के लिए गुणनखंड में 2 और 5 का होना जरूरी, जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक, अपने शब्दों में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों, जरूरी था, ठीक। तो इसलिए इसलिए n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 का पावर n का अंतिम अंक, बोलो 0 होगा, होगा, जल्दी बताओ, अंतिम अंक 0 नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, 2 और 3 है, जबकि होना 2 और 5 चाहिए था, बस यही हमें करना था, ठीक है बच्चे। वैसे ये प्रूफ नहीं बल्कि सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, हम कोई प्रूफ नहीं कर रहे थे, ओके। अगर ये कह देता कि प्रूफ करके बताओ कि इसके अंतिम में कभी 0 नहीं आ सकता, वो पहले ही बोल देता है ये लाइन, ठीक, तब हम लोग वहां पे प्रूफ लिखते, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए, आप इसको एक स्क्रीनशॉट मार लेना, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, ओके, हाँ बस लिखना ही था। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि व्याख्या कीजिए कि एक संख्या दिया हुआ है, ये भाज्य संख्या है, नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि 7 गुने 11 गुने 13, 7 11 13 और प्लस दे करके 13, ओके, ठीक है। कहा यह गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह कैसा संख्या है, भाज्य संख्या। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है ना, तो हम वही प्रूफ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो कैसे सिद्ध होगा, आइए देखते हैं कैसे होगा बच्चा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं बच्चों, जैसे एक भाज्य संख्या है 6, तो 6 में क्या है, 2 गुने 3, मतलब इसके गुणनखंड में और एक 5, ये अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड कौन है, 1 गुने 5। तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड में क्या आएगा, एक तो 1 रहेगा और दूसरा वो खुद रहेगा, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या का पहचान क्या है कि उसके गुणनखंड में अलग अलग संख्याएं आती हैं, कम से कम 2, कम से कम 2 संख्याएं आती हैं, और वो दोनों संख्याएं कौन होती हैं, तो एक और स्वयं जो होता है ना, उससे अलग होता है। जैसे कि यहां पर एक और स्वयं है, उनसे अलग है, 2 और 3 क्या है। यहां पे अगर बोलते कि अगर ये भी ये अभाज्य होता तो 1 गुने 6 आना चाहिए था, ठीक है बच्चों। लेकिन जब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो पाया कि ये 2 गुने 3 आता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसा ही कुछ हम यहां पर लेकर के आ जाएं जिससे ये साबित हो कि 2 अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड है ये, ठीक है बच्चों, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगा, बस प्रूफ हो गया। तो बस हमें यह सिद्ध करना है कि ये दोनों 2 संख्याओं का गुणनफल है, जैसे कि 2 और 3 का गुणनफल जो है ना, वो एक भाज्य संख्या होता है, और वो कौन है, 6 है। चलिए तो प्रूफ में आ जाइए, लिखेंगे कि 7 गुने 11 गुने 13, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो इसको गुना कर करके उसको जोड़ दो, या तो एक तरीका है कि आप 13 दोनों में दिख रहा है उसको कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में एक और संख्या बन जाएगा, वो कौन है, 7 है गुने 11 है, और प्लस दे करके कितना है बच्चों, 1 है। अब देखो एक संख्या ये खुद हो गया,
और एक संख्या ये ब्रैकेट में जो भी आएगा वो एक संख्या ही ना होगा जी। हाँ, तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया कि नहीं ये। हाँ, अगर हम इसका गुणनखंड लिखने जाते हैं तो दो संख्याएं आ रही हैं, और दो संख्याएं जब गुना के रूप में रहता है तो वो दोनों कैसा होगा बच्चों? कैसा होगा? एक भाज्य संख्या होगा, है ना। तो यहां पर लिख देंगे कि 13, और इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 11 7 77 और 1 78 लिखेंगे कि क्योंकि ये दो संख्याओं का गुणनफल है। कैसा है बच्चों? इसलिए ये कैसा है? भाज्य। प्रूव्ड। ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में कौन है बच्चों? 7 6 5 4 3 2 और फिर 5 है। देखो 7 है, 6 है, 5 4 3 2 और प्लस दे करके 5, ऐसे यही है ना। एक भी है और फिर 5 है। आप यहां पर चाहें तो एक भी लिख सकते हैं। हमारा यार ये क्या ही हो रहा है। और प्लस में कितना है बच्चों? 5 है। फिर से वही बात, 5 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा? प्लस दे करके 1 बचेगा। ठीक है ना। एक संख्या ये हो गया, एक संख्या इसको सॉल्व कर करके आएगा, तो 5 गुने जो भी आया यहाँ पर लिखिए, और लिखिए